दुनिया भर के बाजारों से आज फिर है बेहद मजबूती के संकेत और कल की रिकवरी के बाद आज मजबूत शुरुआत के आसार भारतीय बाजारों के लिए फिर से बनते हुए मजबूती आज भी बरकरार रहेगी या फिर कल ही की तरह उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिलेगा। कहाँ होगा सपोर्ट, कितनी और बढ़त बना सकते हैं बाजार, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक दिन के लिए। बैक टू बैक थोड़े आपको बेहतर ग्लोबल संकेत दिख रहे हैं, बट इस बीच हमारे बाजारों की चाल कैसी रहेगी इस पर है फोकस। पहले तो बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स दीप अमेरिकी बाजारों से अच्छी मजबूती के ट्रिगर्स बनते दिख रहे हैं। 200 अंक ऊपर डाउ बंद होते हुए दिखा है। नेस्डेक ने भी सेंचुरी लगाई तो बढ़िया मजबूती के साथ ग्लोबल मार्केट्स में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और एशियाई बाजारों में भी आप देखें तो लगभग सारे बाजार हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो लगातार दूसरा दिन ऐसा है जहां एशिया में हरियाली आपको नजर आएगी। कल यूरोप मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। तो ग्लोबल मार्केट्स में इस हफ्ते की बेहतर शुरुआत की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल और आज दोनों ही दिन आज बड़ा ट्रिगर एक और है। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, देखते हैं क्या कुछ डिटेल्स वहां से निकल कर आती है। वो भी आज के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा। आरबीआई और सरकार की महंगाई को लेकर महामंथन, बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें महंगाई को कम करने के उपायों पर किया जाएगा विचार। और आज पिरामिड टेक्नोप्लास की लिस्टिंग होने जा रही है। हम पूरा विश्लेषण करेंगे क्या होगी लिस्टिंग और क्या करें आप। ये है आज के लिए आपके ट्रिगर्स। तो बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है और बाजार का एक्शन भी पूरा बना हुआ है। एक बार क्योंकि 2 दिन से बैक टू बैक ग्लोबल बाजार आपको थोड़े बेहतर संकेत दे रहे हैं, तो वहाँ पर कर लेते हैं फोकस सर। कल एक तो अमेरिका में जो रैली हुई उससे क्या समझना चाहिए? एशिया के सारे बाजार कल भी पॉजिटिव थे, आज भी पॉजिटिव हैं। यूरोप में यूके बंद था, बट वो भी उसके अलावा बाकी पूरा यूरोप पॉजिटिव रहा। डॉलर थोड़ा कम हुआ है, कच्चा तेल थोड़ा कम हुआ, तो ये सडनली 2 दिन से थोड़े संकेत बेहतर कैसे हो गए? संकेत दीप 2 तरीके से पढ़ने चाहिए, एक क्वालिटी वाइज और दूसरे क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज देखें तो 2 दिनों में अमेरिका में 500 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी बहुत अच्छी कही जाएगी डाउ में। और हम पिछले हफ्ते शायद आप जब छुट्टी पे थे तो हम बात कर भी रहे थे कि जैक्सन होल की बैठक से ठीक पहले अमेरिकी बाजार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं, जहां पर 1.5 से 2% की तेजी तो कम से कम बननी चाहिए। और कमोबेश उतनी तेजी बन चुकी है, 1-1.5% के आसपास की तेजी तो बनी चुकी है। सो आई थिंक अमेरिकी बाजार एकदम सही रिएक्शन दे रहे हैं। बड़ी बैठक के पहले ओवरसोल्ड थे, ओवरसोल्ड होकर बैठक के बाद हालांकि जब कोई खास अच्छा निकल कर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद हल्के बाजार थोड़ी रिकवरी के मूड में आते दिख रहे हैं। लेकिन ये तो क्वांटिटी वाइज हुई कि तेजी है, क्वांटिटी वाइज लेकिन क्वालिटी वाइज जो तेजी कल अमेरिका में बनी वो ज़्यादा काम की। कैसे? डाउ के साथ साथ नेस्डेक भी मजबूती के साथ बंद हुआ है लगातार दूसरे दिन। S&P 500 अच्छा मजबूती के साथ बनता हुआ दिख रहा है। और रसेल 2000 जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ का पौन परसेंट से के आसपास वहाँ पर तेजी होती दिखी है। सो सिर्फ तेजी हेडलाइन नंबर्स में नहीं है बल्कि ब्रॉडर मार्केट में है। ये क्वालिटी वाइज एक बढ़िया संकेत अमेरिकी बाजारों से है। लेकिन उसके बावजूद हमारा क्या? अगर क्वालिटी वाइज तेजी अमेरिका में हुई भी, अमेरिका का रसेल बढ़े, S&P बढ़े, हमें क्या फर्क पड़ता? बढ़ा तो अमेरिका का। सो हमारे लिए क्वालिटी वाइज तेजी 2 तरीके से है। एक, डॉलर इंडेक्स ये थोड़ा सा हल्का होकर आया है। डॉलर इंडेक्स में जो कमी आई है वो हमारे लिए काम की है, दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स के काम की है। 104 के नीचे देखना सूदिंग है, मतलब रिलीफ देता है ना। वो एक लेवल है साइकोलॉजिकल। 104 के डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है और 104 के नीचे आते थोड़ी रिलीफ मिलती है। ये वैसा है जैसा कच्चा तेल 80 के नीचे देखो तो बड़ी रिलीफ मिलती है, 80 के ऊपर होता तो ऐसा लगा वो 80 के ऊपर ही बना हुआ है अभी भी। ये सेम सिचुएशन डॉलर इंडेक्स के हिसाब से कहाँ 104-25 के आसपास होकर अब वापस 103-90 पे आया। तो 30-35 बेसिस पॉइंट डॉलर इंडेक्स आपका हल्का हो गया, पता ही नहीं चला। तो आई थिंक हमारे लिए और दुनिया भर के लिए इक्विटी मार्केट में जो रिएक्शन आ रहा है वो डॉलर इंडेक्स की कमजोरी पर आ रहा है। हम लगातार यही बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से। हमारे बाजारों में तेजी 2 ही वजह से बन सकती है, जिसमें सबसे बड़ी वजह डॉलर इंडेक्स की कमजोरी है और दूसरा अमेरिका में बॉन्ड यील्ड का थोड़ा नीचे आना। और वो भी कल होते हुए दिखा। अगर आप कल देखें तो अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े घट कर आए हैं। तो दोनों ही बड़े फैक्टर जो है वो आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ देने का काम कर रहे हैं। सो आई थिंक ये दोनों ही अच्छे संकेत है क्वालिटी वाइज। बाजारों की क्वालिटी देखें, चौतरफा खरीदारी है। और खबरों के लिहाज से या ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो हमारे लिए क्वालिटी वाली तेजी बनती दिख रही है। तो आई थिंक एशिया का जो रिएक्शन है अमेरिका के मार्केट्स पर वो एकदम जायज़ है, सही है। और भारतीय बाजार थोड़ा सा म्यूटेड रिएक्शन दे रहे हैं, मुझे लगता है
है। भी थोड़ा सा अपना रिएक्शन बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, हाँ बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मैं इसी पर सवाल भी पूछने वाला था, क्योंकि कल वैसे तो सेकंड हाफ अच्छा रहा, एक्टिव रहा, टुवर्ड्स द एंड फिर भी थोड़ी मुनाफा वसूली हुई। जो दो आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स बोले एग्जैक्टली वहीं पर बाजार हमारे बंद हुए। 6 पॉइंट निफ्टी का अगर आप बैंक निफ्टी में एडजस्ट कर दे तो एग्जैक्टली उसी लेवल पर दोनों बंद हुए। करेक्ट। अब यहाँ से क्या है, क्योंकि जैसा आपने कहा ग्लोबल थोड़ा बेहतर है, तो क्या हमें इसका फायदा मिलेगा? हाँ तो दीप क्यों नहीं मिल रहा फायदा? अब तक हम ये मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी सबसे तेज ग्रो कर रही है, हमारे पास लोकल पैसे की ताकत है, ठीक है। ग्लोबल चलो ठीक नहीं थे और हम गिर रहे थे तो समझ में आता है, लेकिन अब ग्लोबल जब ठीक होने लगे तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कल भी आपका ये सवाल आ सकता है 19,365 गए बंद तो 19,300 पे ही हुए। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर है, चलो कोई बात नहीं, 283 अंक चढ़ा है, 44,500 पे बंद हुआ है, लेकिन 44,500 से बहुत ऊपर तो नहीं बंद हो पाया। सो मतलब वो मन में आ सकता है, आना भी चाहिए। तो अगर हमारे यहाँ तेजी नहीं हुई तो उसके दो कारण हैं। इसके कारण एफआईएस की सेलिंग नहीं है कल डेटा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कल नहीं ज़्यादा बढ़ पाने के पीछे एफआईएस जिम्मेदार कम है। दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर, दो ग्रुप ऐसे हैं जहां खबरों के दम पर एक्शन है। पहला था रिलायंस में कल एजीएम थी, और एजीएम के पहले रिलायंस बहुत मजबूती के साथ गया नहीं, लेकिन उसके बावजूद एजीएम के बाद बढ़ नहीं पाया। शायद एजीएम को लेकर बाजार की उम्मीदें ज़्यादा रही होगी। आमतौर पर हमेशा रिलायंस के एजीएम से लेकर पर बाजार की उम्मीदें रहती है, और हमेशा रिलायंस एजीएम के पहले कुछ न कुछ बड़ा मूव दिखाता है और एजीएम के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। फॉर ए चेंज इस बार न पहले बढ़ पाया न बाद में बढ़ पाया, और उस पहले नहीं बढ़ पाने की वजह है कि एफआईएस की बिकवाली, और एफआईएस की बिकवाली तो वहीं होगी जहाँ दिग्गज शेयर है। करेक्ट। सो एक वो रीजन है, और बाद में नहीं बढ़ पाया तो शायद लोगों को जिस तरह की एक्सपेक्टेशन, जिस तरह की उम्मीदें होंगी, वो उतने बड़े अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिले, और जनरली होते भी नहीं है। अब आप में उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, वो तो अपने हमारे ऊपर है। लेकिन अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, एक आध एजीएम शायद ऐसी हुई होगी जियो के लॉन्च के वक्त, तब तेजी से भागा रिलायंस। अदरवाइज जनरली एजीएम के बाद रिलायंस ठंडा रहता ही है। ये ट्रेंड है, हर बार का ट्रेंड है, लेकिन हर बार एक्सपेक्टेशन होती है। सो आई थिंक कल आप नहीं बढ़ पाए उसमें, ये देख लीजिए सेकंड हाफ में 19,365 से 19,300 जो अगर निफ्टी आता है तो पूरा रिलायंस का कंट्रीब्यूशन है। रिलायंस की वजह से आप बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाए, फिर भी 19,300 बंद हुए, बुरा नहीं। दूसरी चीज जो है, एक ये ग्रुप, एक रिलायंस हो गया, दूसरा आपका अदानी ग्रुप के शेयर है। अब अदानी ग्रुप के शेयरों में भी कल आप देखिए खुले सारे के सारे बहुत मजबूत, अच्छे गैप के साथ खुले। 4% अदानी एंटरप्राइजेज ऊपर खुलता है, 3% पोर्ट ऊपर खुलता है, और बंद होते होते आप देखिए कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग वाले मामले पर सुनवाई है। तो जब तक वहां से क्लैरिटी नहीं आती है, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, रिपोर्ट में सेबी ने ये कहा होगा, ये लिखा होगा, ये प्रपोज किया होगा, कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, क्या होगा, क्या लिखा है रिपोर्ट में, मालूम किसी को नहीं है, अंदाजा सबको लगाना है। पता किसी को नहीं कि अंदर क्या लिखा है, सब अपने अपने हिसाब से, ये बैन हो सकता है, ये पेनल्टी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। जब पता नहीं तो उस चीज़ के बारे में क्यों जरूरत से ज़्यादा अंदाजा लगाने की कोशिश करें। जो होगा सामने आएगा, राइट। जब सामने आएगा तो उस हिसाब से आपको स्टॉक्स में रिएक्शन दिखेगा, और जब तक वो नहीं होता है तब तक अगर स्टॉक थोड़े से सावधान है, सतर्क है, न घट रहे हैं न बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, गलत किया है। सो आई थिंक ये दो ऐसी चीजें थी जिसने कल भारतीय बाजारों को बढ़ने नहीं दिया। मैं ये कहूंगा कि इसके बावजूद कल हम घटे नहीं, ये अचीवमेंट है। अच्छा, हाँ, अच्छी बात। हाँ, अचीवमेंट है, हाँ। क्योंकि बैंक निफ्टी ने आपको बचा लिया। बैंक निफ्टी कल अगर नहीं परफॉर्म करता, कल दो चीज हो सकती थी जो सुबह हम बात करें, या तो रिलायंस और अडानी ग्रुप दोनों परफॉर्म कर जाते तो बैंक निफ्टी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बैंक निफ्टी को अपनी इंपॉर्टेंस और अपना कंट्रीब्यूशन क्या करना है वो समझ में आ गया कि भाई आज ये दोनों नहीं चल पाएंगे, मुझे ही परफॉर्म करना है। तो आई थिंक मार्केट दो टुकड़ों में इस वक्त आप देखिए, एक तरफ न्यूज ड्रिवन स्टॉक्स हैं, रिलायंस अदानी, जिसमें रिलायंस निकल चुका है। अब आज देखते हैं कि एजीएम खत्म होने के बाद रिलायंस किस तरह का एक्शन दिखा। अब दूसरा, एक तरफ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं जो न्यूज ड्रिवन है, दूसरी तरफ फंडामेंटल ड्रिवन आपके बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। तो इन दोनों के बीच में आज बैलेंस करके मार्केट चलने की कोशिश करेगा। ये पूरा खेल है मार्केट का इस वक्त। समझ गया। तो लेट्स सी, आज नजरें सारी मार्केट की वहीं पर है कि किस तरह, क्योंकि सेंटिमेंट के लिहाज से, भले ही मार्केट के लिहाज से फर्क ना पड़े, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बावजूद अगर घटे थे तो अदानी ग्रुप के शेयर घटे, पूरा मार्केट नहीं घटा। करेक्ट, एग्जैक्टली।
वापस लाइफ हाई पर मार्केट पहुंच गए। Exactly. सो ऐसा नहीं कि मार्केट के लिए सब कुछ यही है, लेकिन हाँ एक बड़ा फैक्टर होता है, उस फैक्टर के हिसाब से मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो आज वो न्यूज़ फ्लो के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है, मूड बनाने या बिगाड़ने के लिहाज से क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता है उस पर आपको नज़र रखनी है, सिंपल सी चीज़ है। बिल्कुल सर, तो चलिए हमारी नज़र वहाँ पे भी रहेगी और बाकी फैक्टर्स भी हैं रेडार पर। आइए फिर एक बार आज का स्ट्रैटेजी और सेटअप भी समझ लेते हैं, कुछ खास बातें भी बता दीजिए सर आज के बाजार के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, जहाँ पर आप आज की स्ट्रेटजी में दीप दो चीज़ें हैं। आज थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी में बदलाव कर रहा हूँ, प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाई रिस्क के साथ बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और उसके बाद आपको लगे अगर मैं गलत हूँ तो ट्रोल करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं हाँ, मैं पहले से बता दूं, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, 100 पॉइंट। क्या आप मुझे 100 पॉइंट दे सकते हैं? कहाँ, ऊपर या नीचे? रिस्क के हिसाब से। रिस्क के साथ क्या आप निफ्टी पे 100 पॉइंट की रिस्क लेने को तैयार है? 100 पॉइंट तो क्वेश्चन मेरा ये है, अगर 100 पॉइंट की रिस्क लेने को तैयार है तो आपके लिए स्ट्रेटजी आज बहुत काम की है, और अगर आप 100 पॉइंट की रिस्क नहीं लेने को तैयार है तो इग्नोर माई स्ट्रेटजी। ठीक है, कैसे? 19,200 के नीचे निफ्टी बंद ना हो आज तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए, क्लोजिंग बेसिस पे बता रहा हूँ। इंट्राडे में हो सकता है एक आध बार हो जाए, ना हो, पता नहीं, क्योंकि क्या होगा देखिए, अगर समझो अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई भी खबर खराब आती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक डिप भी आ सकता है, घट भी सकता है जी, और घट कर अगर इंट्राडे में 19,200 के नीचे चला जाए, पता नहीं जाए नहीं जाए मालूम नहीं, लेकिन क्लोजिंग अगर 19,200 के नीचे बंद नहीं हो रहा है तब तक आपका बाय ऑन डिप्स है। गॉट इट। ठीक है, और अगर कोई खराब खबर नहीं आई तो हो सकता है आप तेजी से बढ़ भी जाए, राइट। ये भी हो सकता है कोई खराब खबर आए, एक बार जोर से घटे और वापस बढ़ जाए। मैं 18,800 19,000 अगर निफ्टी आज कल परसों या कभी भी आता है तो मैं स्ट्रांगली, जब पिछले हफ्ते भी हमारी बात हुई थी, मैं ये रिकमेंड करूँगा आपका 25 से 33% पैसा लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कैश पड़ा है, आप एक करेक्शन का इंतजार कर रहे थे, मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, तैयारी मेरी है। 18,800 19,000, क्योंकि अगर 19,200 के नीचे जाते हैं तो 200 पॉइंट से पहले कोई ढंग का सपोर्ट नहीं है, फिर आप कहीं कहीं 18,800 19,000 की रेंज में जाएंगे, और उस रेंज में आने पर कोई भी कितनी भी खराब खबर हो आपको एक बार पैसा डालना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप 20,000 से 18,800 आते हैं, 19,000 आते हैं, 1,000-1,200 पॉइंट का एक साइजेबल अच्छा करेक्शन होता है, उस करेक्शन में आपकी एंट्री होनी ही चाहिए अगर आपको पूरी मार्केट पे भरोसा है तो, करेक्ट। सो ये एक क्लियर है। तो आज जब तक 19,200 क्लोजिंग बेसिस पे बंद नहीं हो रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पहली चीज। ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपकी रिस्क कितनी, सिर्फ 100 पॉइंट। इस 100 पॉइंट के रिस्क के साथ मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने को तैयार हूँ, बाय ऑन डिप्स रेंज बाउंड से रिस्क लेकर प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इवेंट को। मैं फिर कह रहा हूँ कि पहले से अंदाज, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको चांस मिले ना मिले तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर है कि चलो मेरा क्लोजिंग बेसिस पे 100 पॉइंट। अब रिस्क एक ही है, क्लोजिंग बेसिस पे अगर 19,000 आ गया तो आपकी रिस्क 100 के बजाय 300 पॉइंट की हो जाती है। ये मार्केट है, हल्की फुल्की आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना पड़ेगा। और अगर आपको उतनी नहीं चाहिए, आपने 19,200 क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखा है, 19,000 का पुट खरीद लीजिए या 19,200 का पुट खरीद लीजिए, ताकि उसके नीचे जाए तो आपकी रिस्क 19,200 की हुई। वो आपको अपने आप हेजिंग करना समझ में आएगा कि कैसे करना है। लेकिन मेरे हिसाब से 100 पॉइंट की रिस्क लेकर, और क्यों करना चाहिए, बंद हो रहे हैं, करेक्ट। और 4 हफ्तों से हम बैंक निफ्टी पे नीचे बंद हो रहे हैं, और कल हमने दिखाया कि किस तरह से 5 हफ्ते, पिछली बार लगभग साल सवा साल हो गया इस बात को, उसके बाद हम कभी भी 5 हफ्ते से ज़्यादा नेगेटिव बंद नहीं हुए, करेक्ट। दूसरी चीज़, ग्लोबल सपोर्ट आपका आना शुरू हो गया है। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड कम हो रहे हैं, अमेरिकी बाजार थोड़ी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ कोई बड़ा ट्रिगर नेक्स्ट अभी नज़र नहीं आ रहा। और तीसरा है कि एफआईएस के फ्लोज जितने एग्रेसिव सेल के थे वो थोड़े से घट रहे हैं। अब आ रहे हैं फिगर्स, ऐसा नहीं फिगर आ रहे हैं, लेकिन इन फिगर्स में ब्लॉक डील का योगदान ज़्यादा है बजाय सीधा स्क्रीन पे सेलिंग का, करेक्ट। सो कुछ चीज़ें बेहतर हो रही है या कम खराब हो रही है ना। तो जब कम खराब हो रही है, आपको अगर प्रीएम्प्ट करना है एकदम, कई बार ये होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि भाई मुझे बिल्कुल साफ साफ संकेत आ जाए, मैं तब लूंगा आराम से, मुझे कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, फेयर इनफ। आप अगर उस माइंड सेट के हैं, इग्नोर। लेकिन आपको ये लगता है यार मैं थोड़ी रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं प्रीएम्प्ट करूंगा, मुझे तो बॉटम में लेने का मजा ही अलग आता है, वो हर बार तो सही होता नहीं। तो उस केस में आज आप एक चांस लेने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपके सामने मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी में जाने के पहले आप बाजार हल्के हैं, बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं है। तो ये एक
फैक्टर ये पूरे ऐसा बन रहा है जहां पर एक रिस्क लेने का, एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आपका खरीदारी का ट्रेड बन रहा है। कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड, सोच समझ के रिस्क लेने वाले, ठीक है, ओके। जो एक ये बोले मैंने 5 हफ्ते गिरने के बाद मंथली एक्सपायरी में थोड़ा सपोर्ट, बॉन्ड इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स वगैरह और अमेरिकी बाजार बेहतर है। 4 सेशन से बैंक निफ्टी ऑलरेडी मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। 4 हफ्ते गिरने के बाद पिछले 4 सेशन 44,000 के ऊपर बंद हो रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट 44,500 44,200 के ऊपर बंद होने के आसपास बंद होने की कोशिश कर रहा है। अब फिर भी हम कभी भी गलत हो सकते हैं, मार्केट है। सो अपने को आज क्या करना है, अगर 19,200 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है। और 43,850 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो अब बैंक निफ्टी में आपके पास 3 लेवल है जिसके नीचे आप 2 लेवल है जिसके नीचे आप पोजीशन कम करें। या तो 43,850 जो हमने पूरी रिकवरी देखी है बैंक निफ्टी में 43,600 से, उसमें 43,850 के नीचे हम कभी बंद नहीं हुए, या तो वो स्टॉप लॉस रख लें या 44,000 रख लें, क्योंकि 5-6 सेशन से 44,000 के आसपास हम बंद हो रहे हैं। सो आइदर थिंग इज़ फाइन, आपको जो ठीक लगे वो स्टॉप लॉस ये आज क्लोजिंग बेसिस पे। सो आज देखते हैं, मेरे ख्याल से आज क्लोजिंग वाला शो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इंपॉर्टेंट होगा, हाँ, लेवल्स के लिहाज से भी, मार्केट एक्शन के लिहाज से भी, ठीक है। तो ये है। और बाकी ये कि बाजार का मूड और डायरेक्शन अदानी ग्रुप के शेयरों की खबरें तय करेंगे, क्योंकि देखिए अगर अदानी ग्रुप पे किसी भी तरह की कोई नेगेटिव खबर आती है तो बाजार पूरा एक बार तो घटेगा, राइट, शेयर भी घटेंगे। बाद में निचले स्तरों से रिकवरी आ जाए, खरीदारी आ जाए, वो पता नहीं। और कितनी बड़ी खबर होती है, बड़ी खबर पे घटेंगे, छोटी खबर पे घटेंगे, कुछ खबर नहीं आई तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे ये एनीबडीज गेस। यस सर, ठीक है। सो वो आपका जोकर इन द पैक है, वो उसके हिसाब से आपको मूड माहौल आज का तय करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डे है आज। मेरे हिसाब से आज का दिन और आज की क्लोजिंग बाजार के अगले 2 हफ्तों का, 3 हफ्तों का मूड माहौल और टोन तय कर सकती है। अच्छा, हाँ, आज की क्लोजिंग और आज का मूड, गॉट इट। और ये भी हो सकता है कि आज सुनवाई है और आज कुछ भी ना आए, ये भी हो सकता है, हाँ, कि भाई हाँ भाई हमने देखा, पढ़ेंगे बताएंगे, वो भी हो सकता है। तो वो नहीं हुआ तो आज की स्ट्रेटेजी नलीफाई, आगे जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे। बट आपको तैयारी रखनी है। अब जो नहीं पता है, मतलब अगर भाई हम कश्मीर घूमने जा रहे हैं, वो स्नो हो गया भाई, अच्छा यार जनरली ना जुलाई से अगस्त में तो होता ही नहीं है, लेकिन आप तैयारी तो रख के जाओगे ना। हाँ, बिल्कुल, हो गया तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सो आपको मैं आज तैयार कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा बने मौका तो वो मौका आज आपको छोड़ना नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, कभी भी बड़े मुंह आने की जिस भी दिन संभावना बने, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, उस दिन अपनी तैयारी पूरी रहनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं। सो आज आप तैयारी करके मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, स्क्रीन के सामने रहें। गॉट इट सर, ये इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी आज की। चलिए, मजा आएगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। बताएं फिर आज के संकेत। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईज के संकेत न्यूट्रल, घरेलू फंड्स के हैं पॉजिटिव, एफएनओ है न्यूट्रल, सेंटिमेंट है न्यूट्रल, ट्रेंड है न्यूट्रल। कोई खास बदलाव नहीं है कल के लेवल से और आज के लेवल्स में। 19,200 19,265 आज पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए। इसके ठीक नीचे 18,975 19,025 दूर ही है 200 पॉइंट, वो कल जो बताया आज सेम है। ऊपर की तरफ 19,325 19,365 है, पार करके निकले तो 19,400 465 तक जाने की संभावना बनेगी। और बहुत अच्छी खबरें अगर आ जाती है अदानी ग्रुप से तो हो सकता है 19,500 565 तक भी जाने की कोशिश बाजार कर सकता है। दैट इज लिटिल टू ऑप्टिमिस्टिक। चलिए, मजा आएगा। हो गया था बैंक निफ्टी 44,200 44,350 थोड़े एग्रेसिव लेवल्स दिए बैंक निफ्टी में। मैं नीचे की तरफ मुझे ज़्यादा देने नहीं है दीप। और इसके ठीक नीचे 43,850 44,000 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है आपके लिए। ऊपर की तरफ 44,625 775 पहली रेंज है, जहाँ पर जाकर हम देखेंगे और कितनी ताकत बनती है, फॉलोअप खरीदारी कितनी आती है। 44,825 से 45,000 की रेंज वो है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों होती दिखेगी। और 45,000 के ऊपर निकल गए, बंद हो गए, तब तो कहना ही क्या, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाए तब भी खुश होना चाहिए। चलो 45,000 पार करके नई तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स। ठीक है सर, समझ गया। पुट कॉल रेशियो, एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 3% थोड़ी से बढ़कर आई है। पुट कॉल रेशियो अभी भी निफ्टी पर 1 के नीचे है, बैंक निफ्टी पर 1.06 है, थोड़ा बड़ा है लेकिन चिंता की कोई खास बात नहीं। विक्स 3% बढ़कर आया है, वजह आप समझ सकते हैं कि कुछ बड़ी इवेंट्स के पहले विक्स को बढ़ना लाजमी है। स्टॉप लॉस 19,200 19,175 जो भी 5-25 पॉइंट अपना दिमाग लगा ले। इंट्राडे और क्लोजिंग निफ्टी का यही होगा। और बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे 44,200 और क्लोजिंग 44,000 छोटे स्टॉप लॉस किए हैं। जिनको बहुत दूर रखना है 43,850 रखे, आपकी मर्जी। मैं आज ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस देना नहीं चाहता। 44,200 44,000 ये काफ़ी है छोटे स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर। जो मजबूत इंडेक्स है वहाँ स्टॉप लॉस लंबे नहीं छोड़ना है,
छोटे अच्छा, रखना है। हाँ ठीक है। शॉर्ट साइड पर हाँ। निफ्टी 19,465, अगर आपको छोटा रखना है 19,400 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी पर है, नहीं तो 19,465 आपका स्टॉप लॉस है, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों। बैंक निफ्टी इंट्राडे का स्टॉप लॉस 45,000 है, क्लोजिंग 44,625। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन के हिसाब से, जिसको छोटा रखना है 44,625 रखें, हो सकता है खुलते ही ट्रिगर हो जाए, आपकी मर्जी। अगर आपको कम रिस्क रखनी है 44,625 भी रख सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटे रखें, ज़्यादा बढ़िया है। गॉट इट। नई पोजीशंस। खरीदा निफ्टी 19,200 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 19,325, 365 दो छोटे टारगेट हैं, 400, 425 दो मीडियम टारगेट, 465 से 500 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, जरूर शॉक फरमाएं। 19,400 से 465, 365 पे मूड बनाएं, बेचूं ना बेचूं, बेचूं ना बेचूं, उस समय का मूड माहौल देखकर डिसाइड कर लें। बेचने के लिए 19,365, 400, 465 कुछ एक लेवल्स हैं जहाँ 2-3 टुकड़ों में आप बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा दूर का दे रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली कोई नज़दीक का बन नहीं रहा। 19,565 का स्टॉप लॉस है, और जिनको बहुत छोटा रखना है वो 19,500 का रख लें, लेकिन थोड़ा रिस्की ज़्यादा है। टारगेट जो बनेंगे 19,365, 325 दो छोटे टारगेट है, 19,300, 19,265 दो मीडियम टारगेट, 19,250, 19,225 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली भी। ठीक है सर। ये लेवल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर है, खाली इनिशिएट ट्रेड कहाँ करना है वो उस वक्त की स्क्रीन की रीडिंग को देखकर, खबरों के फ्लो को देखकर आपको डिसाइड करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, गॉट इट। चलिए, ये तो रहे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स। एक तो स्टैंडर्ड अपना 44,000, 44,200 के रेंज में आता है, तो वहाँ पर आप हल्का फुल्का खरीदारी कर सकते हैं। 44,200 पे थोड़ी एंट्री कर दी, 100 के पास थोड़ा और ले लिया, 44,000 के आसपास थोड़ा और ले लिया, 2-3 टुकड़ों में ले लिया। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का रहेगा, वही लगाना है 43,850, 43,850। फिर भी बोलोगे ज़्यादा नहीं ही मैं तो दूर इतना दूर हाँ, तो फिर 43,950। अच्छा। हाँ, जिसको आप वाली फीलिंग आई है वो कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया, वो 43,950, लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाता है। अच्छा। ठीक है, ऊपर का टारगेट 44,275, 350 दो छोटे टारगेट हैं, 425, 500 दो मीडियम टारगेट, 575, 625 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक है सर। लेकिन चूंकि अगर ये आया नहीं आया, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर खरीदना चाहते हैं तो 44,200 के स्टॉप लॉस से आप खरीद लीजिए। कल का लो 44,200, ठीक है, उसके आसपास 5-25 पॉइंट अपना दिमाग लगा लीजिएगा। 44,200 के आसपास का स्टॉप लॉस समझ के वहां खरीदारी कीजिए। टारगेट 44,625, 725 दो छोटे टारगेट है, 775, 825 दो मीडियम टारगेट है, 875, 950 तक के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करें। 44,950 अभी भी। 45,000 जो 50 पॉइंट जो नीचे range कर है। दिया। हाँ बस ठीक है, समझ गया सर। बेचना चाहते हैं 44,800 से 45,000 अच्छी रेंज है बेचने के लिए। जितना 45,000 के नजदीक आप बेचेंगे उतना बढ़िया, इसलिए मैंने रेंज दी है 44,775 से 44,950। 775 पे थोड़ा, 875 पे थोड़ा और, 950 पे थोड़ा और जिनको एक आधी बेचना है आराम से 950 के आसपास इंतजार करें। हाँ, कोई हड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी नहीं, आपको मौका देता है बाजार। कल भी देखिए जिसको बेचना था 365 मिला ना, जो शॉर्ट करने की रेंज थी वहाँ मिला आपको, तो मिलता है मौका, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। आपको अगर बेचना है तो ऊपर में वहाँ पर बेचेगा। स्टॉप लॉस 45,000 से थोड़ा सा ऊपर 45,075 का रहेगा। टारगेट यदि बनेंगे 44,725, 625 दो छोटे टारगेट, 44,500, 44,425 और 44,350 तीन मीडियम टारगेट है, और बड़े टारगेट 44,275 और 200 तक के। थैंक यू वेरी मच। गॉट इट। ठीक है, बैन लिस्ट एक ही बदला हुआ है। इंडिया बुल्स हाउसिंग एक दिन बाहर रहने के बाद कल वापस आ गया। 9 स्टॉक से बैन में इंडिया बुल्स हाउसिंग की फ्रेश एंट्री हुई है। BHEL, एस्कॉर्ट्स, GMR एयरपोर्ट्स, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट्स, मनापुरम, RBL और सन टीवी। अच्छा, कुछ और डेटा समझाएं सर। कल भी खैर काफी सारी ब्लॉक डील्स हुई थी, पर जो आप कह रहे हैं थोड़ा FIs का प्रेशर कम हुआ है। देखिए, स्टार की ब्लॉक डील 1,225 करोड़ की, जोमेटो की 1,400 करोड़ की, टोटल 2,600 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील है। 1,400 करोड़ की बिकवाली कैश में FIs की है। लेकिन वायदा कारोबार के डेटा थोड़े रिलीफ वाले हैं। 675 करोड़ के इंडेक्स खरीदे और 500 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे, तो थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर कम दिख रहा है। लोकल फंड ने 1,265 करोड़ की खरीदारी की है। अब एडजस्टमेंट है इसमें ब्लॉक डील्स के भी, लेकिन फिर भी नंबर्स थोड़े से छोटे होते दिखे और बिकवाली ब्लॉक डील्स में भी कम होती हुई दिखी है, तो उस हिसाब से हल्की सी रिलीफ है। अब आइए वायदा कारोबार के लिए 19,300 मेक और ब्रेक लेवल है जहां पर आप बंद हुए। 19,300 के पुट पर 1 करोड़ 10 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसके नीचे आप कमजोरी फील करना शुरू करेंगे, और 19,400 के आसपास लगभग 1 करोड़ शेयर है कॉल राइटर पे। तो इनिशियली आपकी रेंज 19,300, 19,400 की होगी। 19,300 के नीचे फिसले तो 19,250 50 पॉइंट की जगह 19,400 के ऊपर निकले तो 19,425 465 तक जा सकते हैं। ये FNO के डेटा आपको बता रहे हैं। बैंक निफ्टी नीचे 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 32 लाख शेयर है, ऊपर 45,000 रुकावट के लेवल। लेकिन इसके बीच में जहां कल आप बंद हुए, रस्सा कशी वाला, ताकत आजमाइश वाला वही लेवल है।
44,500, 30 लाख शेयर पुट, 32 लाख शेयर कॉल, लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। सो बिल्कुल बैंक निफ्टी एकदम बैलेंस्ड है। 44,500 बराबर दोनों पुट कॉल राइटर खड़े हैं। जितने 44,000 पे पुट राइटर हैं उतने 45,000 पर कॉल राइटर हैं। मतलब बहुत क्लियर कट है। 1,000 पॉइंट की रेंज है, बीचों बीच में 500 पॉइंट, और वहीं पे जाके बंद हो रहे हैं, वहीं पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है। सो बैंक निफ्टी मूड के साथ, जब आप अगर आज ये अगर समझो डाउन नीचे बंद होता तो बैंक निफ्टी अपना मूड नीचे की तरफ कर लेता। ये आज डाउ पर तो थोड़ा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप, स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के। पर स्टॉक्स पर है फोकस, और आज अनिल जी आपके लिए लेकर भी आए हैं स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। जी, आज एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक में खरीदारी करने की राय है, और वो है डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट। और मुझे याद है कि आईपीओ के बाद पहली बार मेरी बाय कॉल आ रही है इस स्टॉक। मैं यही बोल रहा था, ये तो आज तक आईपीओ के वक्त तो हाँ, आईपीओ के वक्त तो मैंने कहा था कि इस स्टॉक को बिल्कुल कभी भी बेचना नहीं है आपको, कुछ भी हो। लेकिन उसके बाद से ये हमेशा इतना महंगा रहा है कि कभी हिम्मत नहीं हुई कि इस पर बाय कॉल दिया जाए। लेकिन आज भी हिम्मत मेरी कम है, आज भी हिम्मत यूबीएस की ज़्यादा है। क्योंकि यूबीएस की एक रिपोर्ट 25 तारीख की है जी। लेकिन वो कहीं शायद कल सेकंड हाफ में या लेट मार्केट बंद होने के आसपास लोगों की नज़र में पड़ी है। उन्होंने बड़ा अपग्रेड किया है यूबीएस ने, सेल से बाई की रेटिंग की है, और टारगेट जो पहले 3700 का था वो टारगेट बढ़ाकर 4700 किया है। मेरे ख्याल से ये इकलौती रिपोर्ट ऐसी होगी किसी भी एफआईएस की तरफ से डी मार्ट पर जिसके प्राइस के टारगेट सीएमपी से ऊपर के। हाँ, करेक्ट। नहीं तो अभी तक याद नहीं आता कोई एक आध इंस्टेंस छोड़ दें। हमेशा इस स्टॉक पे जो भी प्राइस टारगेट है मार्केट प्राइस से नीचे के ही रहे, और स्टॉक हमेशा ऊपर ही ट्रेड करता रहा। तो फर्स्ट टाइम, और रिपोर्ट बहुत बढ़िया लिखी है, मैंने पढ़ा है रिपोर्ट को, तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लिखी है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने जो मैं सार बता दूं आपका, उनका ये कहना है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाली है। कुछ सिक्लिकल चेंजेस जो हो रहे हैं वो उसको फायदा पहुंचाएंगे। परचेजिंग पावर लोगों के पास फिर से थोड़ा आने की तैयारी में, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बेहतर होगी। और रिलायंस रिटेल कितना भी बड़ा हो जाए, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि उनका ये कहना है कि दो बड़े प्लेयर के लिए आराम से जगह है, आराम से। अच्छा, हाँ, ये यूबीएस का कहना है कि ऐसा नहीं कि मतलब रिलायंस रिटेल पूरा ही कंपटीशन करके सबको खत्म कर देगा। मतलब 2-3 प्लेयर के लिए तो बहुत आराम से जगह है, और ऐसे में सेकंड बेस्ट प्लेयर आपका डी मार्ट बन के आता है। अच्छी रिपोर्ट लिखी, मतलब बड़े लंबे समय बाद कोई बहुत बढ़िया पॉजिटिव सुनने को मिला, तो मुझे लगता है कि मौका बन सकता है। 3525 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें, 3635, 3660 और 3690 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय डी मार्ट में। गॉट इट। तो चलिए, डी मार्ट, इस पर है खरीदारी की राय, इस पर रखें नजर आप। आइए फिर और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूव आ सकती है, ये भी बात करते हैं। हमारी टीम है तैयार खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। कुशल, अरमान और आशीष। कुशल मॉर्निंग, मार्च कीजिए, अरमान से करते हैं शुरू। अरमान मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रहे हैं आज। जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले कुछ अगर नतीजे हैं वहाँ पर भी अगर आप ध्यान रखना है, जिसमें कैश में जिलेट इंडिया, एचडीएफसी फाइनेंस, रेवाती इक्विपमेंट, एचएमए एग्रो और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट जैसी कंपनियां वहाँ पे नतीजे आते हुए दिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग केस की जो सुनवाई होगी, ओएनजीसी यहाँ पर एजीएम है, और हीरो मोटोकॉर्प जो उनकी जो नई करिश्मा XMR है वो अनवील करते हुए दिखेंगे। आईपीओ के हिसाब से पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, इनके आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इनकी भी मीटिंग होने वाली है लगभग 10:30 बजे के आसपास। आरबीआई गवर्नर और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री मीटिंग जो है वो भी इन्फ्लेशन के लिए यहाँ पर मीटिंग करते हुए दिखेंगे। और ऑटो पीएलआई स्कीम की समीक्षा के लिए 3 बजे सभी शेयर होल्डर्स के साथ जो है वो बैठक होने वाली है। आईपीओ अपडेट में विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, जिनका आईपीओ जो है बंद होता हुआ दिखा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बढ़िया मिलता हुआ दिखा है, कुल सब्सक्रिप्शन लगभग 88 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 172 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। एनआई देखें तो लगभग 111 गुना, और रिटेल का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 32 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, ये है आपके लिए कुछ अपडेट। आईपीओ के जबरदस्त सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं, आज की तो लिस्टिंग है, थोड़ी देर में जी से उस पर बात भी करनी है। कुशल मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप। मॉर्निंग दीप। खबरों में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती हुई दिख रही है कि कंपनी में प्रमोटर करीबन 26.5 लाख का हिस्सेदारी जो है यहाँ पर जो है ब्लॉक डील के जरिए बेच सकते हैं। करीबन 0.85% स्टेक है। डील का बेस साइज है 303 करोड़ और 116 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन रह सकता है। फ्लोर प्राइस 1595 रुपये प्रति शेयर यहाँ पर तय किया गया है। 4.3% डिस्काउंट पर ये बेच सकते हैं। बिरला टायर्स, डालमिया भारत ग्रुप, ये फोकस में रहेगा। रिपोर्ट्स में ऐसा भी आता हुआ दिख रहा है कि बिरला टायर को
डालमिया भारत ग्रुप खरीद सकता है। क्रेडिटर से डालमिया भारत रिफैक्टरीज के रेजोल्यूशन प्लान को भी मंजूरी मिल चुकी है, तो इस वजह से ये फोकस में रहेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, यहाँ पर कंपनी ने करीबन 1112 करोड़ के जो बॉन्ड्स को रीपे किया है, जो कि अगस्त 2013 में अवेल इन्होंने किए थे, तो उस वजह से ये एक अपडेट है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए है। और साथ ही SJVN, यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरी है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, यहाँ पर उनको असम में 320 मेगावाट के 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिला है, जिसकी कुल अनुमानित लागत करीबन 1900 करोड़ रुपए की है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ये भी पॉजिटिव यहाँ पर एक अपडेट आता हुआ दिख रहा है, जिसके अंतर्गत सब्सिडियरी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स दुबई और साथ ही नवा अपैरल्स दुबई, इसके जरिए यहाँ पर एट्रेको ग्रुप को ये खरीदेगी। कुल मिलाकर लगभग 454 करोड़ रुपए में ये अधिग्रहण किया जाएगा, जो कि अगले 3 से 4 महीनों में पूरा हो जाएगा। और अंत में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, यहाँ पर कंपनी ने QIP लॉन्च कर दिया है। QIP के लिए फ्लोर प्राइस 1641 रुपये 9 पैसे प्रति शेयर रखा गया है। मौजूदा भाव से करीबन 8.2% डिस्काउंट पर है। 1 सितंबर को बोर्ड बैठक में यहाँ पर QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए फंड रेजिंग से जुड़ी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की खबर। और भी कुछ खबरें हैं, अरमान बताएं कुछ खबरें, और साथ ही कल का जो बड़ा फंड एक्शन हुआ क्या है? बिल्कुल, खबरों में डिफेंस और स्पेस कंपनीज, वहाँ पर आपको फिर से फोकस रखना है, क्योंकि 2 सितंबर को इसरो जो है आदित्य L1 जो है वो लॉन्च करेगा। NBCC इंडिया, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लगभग 66 करोड़ का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अगर आप देखें, ये ऑर्डर को पूरा करने की जो अवधि है 30 महीने की है। KRBL, यहाँ पर जो बायबैक ऑफर की जो डेट्स है वो आती हुई दिखी है। 31 अगस्त से 6 सितंबर तक जो है खुला रहेगा। बाकी की डिटेल्स तो पहले ही आ चुकी थी। उसी के साथ साथ अब बल्ड डील्स की बात करें, जिसमें स्टार हेल्थ, यहाँ पर बायर्स जो आते हुए दिखे हैं, जिसमें आप फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट की बात करें, या फिर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, या फिर अगर आप बात करें FIAM इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो है, ये वो यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखे हैं। टोटल अगर आप इन सबका बाय साइज अगर आप देखेंगे तो लगभग 1190 करोड़ का आसपास का है। और सेलर्स में अगर आप देखें तो नॉन प्रमोटर्स कैटेगरी में है यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डैम या फिर मायो 4 स्टार जो है वो यहाँ पर बिकवाली करते हुए दिखे हैं। जोमेटो, जहाँ पर अगर आप देखें इंटरनेट फंड PTE ने लगभग 12.4 करोड़ शेयर, जो कि 1.44% इक्विटी जो है वो बेचते हुए दिखे थे। और ऑप्लियोट एशिया जो है वहाँ पर भी वो 3.2 करोड़ शेयर्स लगभग 90 के आसपास बेचते हुए दिखे थे। उसमें अब जो बायर्स की कैटेगरी में नाम आया वो काफ़ी बढ़िया है। कोटक म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली, एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ, ICICI प्रू, गोल्डमैन सैच्स, PNB परिवास जैसे कई सारे अच्छे से नाम हैं जो यहाँ पर आते हुए दिखे। बिल्कुल, बड़ा एक्शन हुआ है, बड़े बायर्स के नाम भी आपके लिए कल आए हैं। जोमेटो पर तो रखिए नज़र, कल अनिल जी की स्टॉक ऑफ द डे में भी था, और साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो उन्होंने सलाह दी ही है। बट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, आज और कौन सी खास ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं? UBS और एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात हमने करी ही है, आइए जानते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, रिलायंस की AGM के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। CLSA की तरफ से खरीदारी कराई है, 2444 की क्लोजिंग है, 3060 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। 19 सितंबर को जियो फाइबर का लॉन्च होगा। साथ में अगर आप देखें तो नेक्स्ट जनरेशन ने भी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया है। सिटी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे 2750 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 2950, नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 2925, लेकिन लंबे समय से बेरिश है। मैक्वायरी व्यू को बदल नहीं रहे, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 2100 रुपये के लक्ष्य के लिए। एक्सिस बैंक, यहाँ पर आपको खास एक्शन देखने को मिल सकता है। CLSA खरीदारी किराए को बरकरार रखे 990 की क्लोजिंग चल रही है, 1200 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार सेम टारगेट है 1200 रुपये का, और ये मान रहे कि आगे जाकर लोन ग्रोथ काफ़ी बढ़िया 12 से 13% की देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। UPL बढ़िया रिपोर्ट आई है HSBC की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा गया है। 585 का भाव है, 775 का टारगेट दे रहे हैं, और ये मान रहे कि तीसरी तिमाही वित्त वर्ष, इस मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से एक बढ़िया रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। लैटिन अमेरिका एक पोटेंशियल कैटलिस्ट के तौर पर काम कर सकता है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। डॉक्टर रेड्डीज, नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे 5802 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन HSBC ने कर दिया डाउनग्रेड, क्योंकि मान रहे कि नियर टर्म में कोई भी ऐसा कैटलिस्ट नहीं है जिसके चलते ये लगेगा कि स्टॉक बढ़िया रिटर्न दे सकता है। इसके चलते रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। पहले खरीदारी की राय थी, अब होल्ड
की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य हालांकि अगर आप देखें तो अभी भी डाउनग्रेड के बाद भी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य है। 5,776 की क्लोजिंग है, 6,250 का टारगेट है। सन फार्मा पर एचएसबीसी खरीदारी की राय को बरकरार रखे 1275 के लक्ष्य के लिए। एलएनटी पर सीएलएसए ने खरीदारी की राय दी है, 3,080 रुपए का टारगेट दिया है। मनोपुरम फाइनेंस पर कल हमने आपको खबर बताई थी, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 144 का भाव, 183 का टारगेट। पिरामल एंटरप्राइज जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1107 पे स्टॉक चल रहा है, 920 का टारगेट दे रहे हैं। भारत फोर्स पर नोमिरा ने खरीदारी की राय दी है, 1157 का टारगेट। पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पर अगर आप देखें तो यूबीएस खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, 2150 के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि सिनेमा की पाइपलाइन काफी बढ़िया है। और अंत में इंडस स्टार यहाँ पर सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, 173 का भाव, 210 का टारगेट। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा आपके लिए एक्शन। देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स एफआईएस की रिपोर्ट्स के दम पर। हम बढ़ेंगे आगे हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन के दम पर। वक्त है पिक ऑफ द डे का। पिक ऑफ द डे शुरुआत करें गुप्ता साहब। सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पर मैंने चुना है एनएमडीसी, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉक एक लगातार रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये स्पेस काफी बजिंग रहा है पिछले कुछ दिनों में। हमने कल के सेशन में देखा कि एक अच्छी सपोर्ट लेवल से खरीदारी बनते हुए नजर आई, जो कि आज एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। तो एनएमडीसी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्पॉट में 122 रुपए 35 पैसे का बंद है, 120 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 128 और 130 के दो टारगेट्स के लिए एनएमडीसी रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। 128 130 के बड़े टारगेट के लिए एनएमडीसी में करें खरीदारी। कुणाल शाह साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा जो स्टॉक पिक ऑफ द डे है वो कैश मार्केट से मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है और स्टॉक का नाम है ग्राफाइट। ग्राफाइट आप देखोगे कि स्टॉक का स्ट्रक्चरली काफ़ी बुलिश रहा है, लोअर लेवल से हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग भी दिखाई दी है। स्पेसिफिकली अगर मैं कल के ट्रेडिंग सेशन में बात करूं तो स्टॉक ने उसका जो नियर टर्म स्विंग हाई था वो भी क्रॉस कर दिया वॉल्यूम्स के साथ, एंड स्टॉक हमेशा से अपना 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है, नई अपसाइड के लिए रेडी हो चुका है स्टॉक। 476 के आसपास करंटली चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका डाउन साइड पे 460 का, और जो अपसाइड पे मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फर्स्ट है 490 और सेकंड टारगेट है 500 का। 490-500 तक जाने की तैयारी, ग्रेफाइट की करें खरीदारी। राय आपके लिए कुणाल शाह साहब की। कुणाल सरावगी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और बैंक स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है चुनिंदा बैंक्स में। बाकी कई सारे बैंक हैं जो रुके हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ बैंक्स में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी बन रही है। तो खरीदारी की राय अनिल जी है सीएसबी बैंक यानी कि कैथलिक सीरियन बैंक पर खरीदारी की राय है। अब इस पर पहले भी मैंने और राकेश जी ने नीचे के लेवल्स पर 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी थी, और आज मैं इस पर ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी की राय दे रहा हूं। तो यहां पर एक 320 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 340 का, 340 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 355 रुपए का, 355 का। तो बड़े टारगेट्स के लिए सीएसबी बैंक में खरीदारी की राय। ओके, सीएसबी कैथलिक सीरियन बैंक यहां पर खरीदारी करने की राय, 320 के स्टॉप के साथ, 340 355 टारगेट तैयार है। सुमित जी भी अपनी पिक ऑफ द डे के साथ। सुमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है वो है मेटल सेक्टर का जिंदल स्टील, जेएसपीएल। जेएसपीएल के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का बनना चाहिए। कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, लोअर लेवल से अच्छा एक रिबाउंड देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 635 640 के पास का दिखाई दे रहा है, तो 635 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के जिंदल स्टील में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 675 का, दूसरा टारगेट बनेगा 695 का, 675 695 ये टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए जिंदल स्टील में खरीदारी करें। ओके, जेएसपीएल इस पर करें खरीदारी। कल मेटल्स में हमने अच्छी एक तेजी बनते हुए देखी थी, देखते हैं आज कैसा एक्शन इस पर आते हुए दिखेगा। और भी ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज मूव आते हुए दिख सकती है, यहां पर भी एक बार राय ले लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में वापस आ गया है, जैसा कल हम बैन से बेनिफिट में बात कर भी रहे थे, बट कल एक बड़ी रैली आई। हिमांशु जी, आपके टारगेट्स भी हिट हुए। अब लेवल्स क्या निकल कर आते हैं, ट्रेड के लिए नहीं बट एटलीस्ट टेक्निकली लेवल्स क्या निकल कर आएंगे, कहां पर रहेगी नजर? जी दीप, देखिए टेक्निकली इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस रहेगा वो 200-201 रुपए का है, जो कि प्रीवियस स्विंग का लगभग 50% का रिट्रेसमेंट भी है।
तो मुझे लगता है फिलहाल एक बड़े ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 200 190 ये एक रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन जिस इंटेंसिटी का ये ब्रेकआउट है दीप, मुझे लगता है वापस से 180 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर वापस खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं, और इवेंचुअली जैसे ही स्टॉक वापस से F&O बैन से बाहर आने की तैयारी करेगा तो मोमेंटम पिकअप हो सकता है। 175 के नीचे का आपका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपने स्विंग या पोजिशनल शॉर्ट टर्म के हिसाब से पोजीशन बनाई है। 200 रुपए के ऊपर जिस दिन स्टॉक बंद होगा दीप, अगला टारगेट 225 से 230 की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग, जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। देखते हैं आज कैसा एक्शन रहेगा। वैसे एक दिन बैन से बाहर जाने के बाद वापस बैन में आ गया है कल। मूव आपको SJVN में भी आती हुई दिख सकती है। सुमित जी, बात तो इसकी खैर रेगुलर बेसिस पर हो रही है। एक नया ऑर्डर भी इन्हें मिला है असम सरकार की तरफ से। 3 सोलर प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हैं। 320 मेगावाट कंबाइंड कैपेसिटी के 1900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा। क्या राय है? कल डेज हाई पर बंद हुआ था सर SJVN 7% ऊपर। तेजी देखने को मिलेगी दीपांशु। ये स्टॉक तो वैसे भी कंटिन्यूसली तेजी में है और हम लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए भी आ रहे हैं। 60 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब स्टॉक सॉरी 60 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब स्टॉक यहां से जल्दी और ऊपर का मूव दिखाएगा और 65-66 लाख तक के लेवल तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ही SJVN में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। स्टॉक में भी यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो SJVN इस पर भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। देखते हैं कैसा मूव ये काउंटर दिखाता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ये भी इंटरेस्टिंग काउंटर है। 4 कंपनीज का एक्विजिशन करने जा रहा है। 2 तो एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं, बट करीब 450 करोड़ रुपए की खर्च करने वाला है। UAE की कंपनीज हैं जहां पर ये एक्विजिशन हो रहा है। तो टेक्सटाइल स्पेस में ये बड़ी खबर आपको आती हुई दिखी है। कुणाल सरावगी साहब, जरा एक बार देखें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स कल डेज हाई पर बंद हुआ था। देखिए बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी इसमें दीपांशु, और ये एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर स्टॉक है जो कि अपने पूरे सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी राय में देखिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें, और अब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको 575 रुपए के आसपास रखना चाहिए, और मुझे लगता है होल्ड करें। ये स्टॉक नए कीर्तिमान बना सकता है, तो 575 की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहने के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्टॉक में आपको एक्शन भी दिख रहा है। एक्शन की बात करें तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट छोटा स्टॉक है, ये भी एक फोकस में रहेगा। QIP इन्होंने लॉन्च किया है। सुमित जी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, जरा इसका एक चार्ट देख ले। कल 4.25% ऊपर था। दिवांशु, मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक चार्ट्स के ऊपर तो बढ़िया दिख रहा है। पिछले कुछ समय में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा तेजी दिखाया है। सिर्फ ये एक ही चीज है कि स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो थोड़ा डिप में इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। 1690 1725 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो कोई भी डिप आता है तो इस पर खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 1840 1850 ये इमीडिएट टारगेट है। उसके बाद 1900 प्लस के लेवल स्टॉक के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ये है आपके लिए PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। देखते हैं आज कैसा एक्शन ये काउंटर आपको दिखाता भी है। QIP लॉन्च किया है तो आज फोकस में रहेगा ही ये स्टॉक। बिरला टायर्स, ये इंटरेस्टिंग है। कुणाल शाह साहब, एक बार आप जरा बिरला टायर्स का चार्ट देखें। दालमिया भारत बिरला टायर्स को खरीद सकता है, ऐसी खबर आई। दालमिया भारत ग्रुप बिरला टायर्स को खरीद सकता है। दालमिया भारत रिफ्रैक्चरीज के रेजोल्यूशन प्लान को मिली थी मंजूरी। करीब 1100 करोड़ का इन्होंने रेजोल्यूशन प्लान दिया है। एक बार जरा देखें सर और व्यू बताएं अपना। माफ कीजिए, बिरला टायर्स नहीं सर, दालमिया भारत, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। बिरला टायर्स तो खैर अब सस्पेंडेड है ट्रेड में। दालमिया भारत पर राय लेना चाहूंगा। कल करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ था। आई थिंक अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे सीमेंट एज ए स्पेस पे भी हमारा व्यू काफी बुलिश है, और अगर दालमिया भारत की बात करूँ तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश लग रहा है। जो अगर पहले से लोअर एंड से अगर पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। बट यहाँ से करंट लेवल से मुझे एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर अगर मैं देखने जाऊँ दालमिया भारत में, तो 3 to 4% का मूव यहाँ से भी आ सकता है। सो कंटिन्यू होल्डिंग योर लॉन्ग पोजीशंस। ओके, लॉन्ग पोजीशन होल्ड करिए। कल टुवर्ड्स द एंड थोड़ा हमने मूवमेंट भी स्टॉक में देखा था। देखते हैं आज कैसा एक्शन ये दिखाता है। APL अपोलो ट्यूब्स, कुणाल सरावगी साहब, एक बार जरा आप इसका चार्ट देख लें। आज प्रमोटर के जरिए एक ब्लॉक डील हो सकती है, ये खबर सुनने में आ रही है। करीब 26 लाख शेयर्स का सौदा आपको होते हुए दिख सकता है। उसमें फिर थोड़ा ग्रीन शू ऑप्शन भी है, और समझा जा रहा है कि करीब 1595 के भाव पर ये होगी, यानी कि 4.25% के डिस्काउंट पर कल की क्लोजिंग से ये डील हो सकती है। APL अपोलो, कोई राय सर? देखिए राय बहुत पॉजिटिव है दीपांशु। स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि स्टॉक लगातार हायर बॉटम्स बनाता चला जा रहा है, और मुझे लगता है कि अभी और भी इसमें तेजी की संभावना दिख रही है।
तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, नीचे के लेवल्स पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था, उसके आसपास एक स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने की मेरी राय है। और गिरावट अगर स्टॉक पे मिलती है तो उसका भी इस्तेमाल बाय करके करना चाहिए, और मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। है आपके लिए एपीएल अपोलो ट्यूब्स। कल टुवर्ड्स दी एंड हमने देखा था एक बड़ी गिरावट भी आई थी, शायद बाजार को एक इंडिकेशन मिल गया था कि ये ब्लॉक डील हो सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मूव आपको आती हुई दिख सकती है। जहां तक एनबीसीसी का सवाल है, एक और ऑर्डर इसको मिला है, 66 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हिमांशु जी, एनबीसीसी का चार्ट जरा देखें सर, कल टुवर्ड्स दी एंड एक अच्छा स्पाइक आया था। दी ऑफ लेट स्टॉक में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस एस्टैब्लिश कर रहा है। एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन स्टॉक ने 46-48 के आसपास पार किया और उसके बाद स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि व्यू पॉजिटिव है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 53-54 एक नेक्स्ट हर्डल है। एक बार ये स्टॉक अगर उसके ऊपर निकलता है दीप, तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी तेजी आ सकती है, जिस तरह की हमने हुडको में तेजी आते हुए देखी। मुझे लगता है 53-54 रुपए का एक इंपॉर्टेंट हडल है। शॉर्ट टर्म में एक वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन अगर 53-54 के लेवल स्टॉक पार करता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पोजिशनल व्यू से स्टॉक 60 रुपए के पार जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए एनबीसीसी। कल सुमित जी की भी रेडार पर था। एनबीसीसी एसजेवीएन दोनों ही फेवरेट स्टॉक्स हैं उनके, और आज हिमांशु जी भी आपको कह रहे हैं कि अच्छी अपसाइड यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। केआरबीएल बायबैक की डिटेल्स आ गई हैं। परसों से बायबैक इनका खुल रहा है, 31 अगस्त से 500 के भाव पर ये बायबैक कर रहे हैं, तो करंट लेवल से करीब 100 रुपए के प्रीमियम पर ये बायबैक है, टेंडर रूट के जरिए हो रहा है। बाकी डिटेल्स तो मालूम थी, सिर्फ फ्रेश डिटेल इसकी आई है कि 31 अगस्त यानी कि परसों से ये बायबैक खुल रहा है, 6 तारीख तक खुला रहेगा। कुणाल सरावगी साहब, एक बार जरा चार्ट देख लें। कल तो ऑफकोर्स गिरा था, वो जो राइस एक्सपोर्ट पर लिमिटेशंस और बैन की खबर आई थी। अब चार्ट्स क्या कहती हैं सर बायबैक से पहले? देखिए दीपांशु, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर इस स्टॉक में है लगभग 420 रुपए के आसपास, और हमने देखा कि 2 बार पहले भी एक दफे 420 रुपए से टकराकर स्टॉक में अच्छा करेक्शन हुआ। इस बार भी हम देख रहे हैं कि 420 से ही टकराकर वापस स्टॉक करेक्ट कर रहा है, और चार्ट पर एक पैटर्न भी बना है जिसको ब्रेकअवे गैप पैटर्न कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा स्टॉक में। तो जिनके पास पोजीशन है उछाल में मेरी निकल जाने की राय है। 420 का लेवल जब ये स्टॉक डिसाइसिवली तोड़ पाएगा तब इसमें वापस से री एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुकिंग करें तो मुझे लगता है हर्ज नहीं होगा। ये है आपके लिए केआरबीएल। वैसे बायबैक परसों आपके लिए खुल रहा है। स्टार हेल्थ, इस पर कल बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने करीब 1.25 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ने यहां पर करीब 40 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और एक फीएम इमर्जिंग मार्केट्स अपॉर्चुनिटी पूल फंड है, इसने भी 32 लाख शेयर्स खरीदे। कुछ बड़े बायर्स हैं, सामने 2 नॉन प्रमोटर्स ने यहां पर शेयर्स बेचे भी थे, बट अच्छे बायर्स के नाम कल की ब्लॉक डील में निकल कर आए हैं। हिमांशु जी, चार्ट्स क्या कहती हैं सर? स्टार हेल्थ 611 के लेवल पर कल बंद हुआ था, ऑलमोस्ट फ्लैट। दीप, 600 रुपए के आसपास स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को डेफिनेटली होल्ड करें। 580 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है कि स्टॉक एक अपमूव के लिए तैयार है। यहाँ पर अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 650-660 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो चार्ट सेटअप है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया हो तो स्टॉक में 730-750 रुपए तक की भी अपमूव आते हुए नजर आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए स्टार हेल्थ। देखते हैं कल की बड़ी ब्लॉक डील के बाद आज इसमें कैसा मूव आता है। हीरो मोटो, ये भी आपके रेडार पर रहेगा। कुणाल शाह साहब, एक बार हीरो मोटो का चार्ट देख लें। आज नई बाइक लॉन्च करने जा रहा है, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। करिश्मा एक्सएमआर 12 बजे दोपहर को लॉन्च होगी। चार्ट क्या कहती है सर हीरो मोटो कॉप? हीरो मोटोकॉर्प अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम्स में हमने एक अच्छी रैली देखी थी। ऑलमोस्ट 2800 से स्टॉक 3200 हो गया था। उसके बाद हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से देखा है। जनरली 2900 उसका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहा है। जब भी स्टॉक यहाँ पे आ रहा है यही लेवल से हमने बाइंग देखी है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आई थिंक करंट लेवल से लॉन्ग ही करके चलना चाहिए। स्टॉक में जो इमीडिएट हर्डल है वो है 2960 का। एक बार वो हर्डल क्रॉस कर देता है फिर स्टॉक रेडी हो जाएगा 3050 के लेवल्स टच करने के लिए। सो हीरो मोटो करंट लेवल से बाय करें। स्टॉप लॉस आपको जो डाउन साइड पे रखना होगा वो है 2850 का। फर्स्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा 2960, उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है वो है 3050 के। हीरो मोटो कॉप। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल टुवर्ड्स द एंड हमने एक शार्प फॉल देखा था, 1% नीचे बंद हुआ है। थोड़ा इंडेक्स में जो एंड में प्रेशर आया था वो रिलायंस का योगदान था। कुणाल सरावगी साहब, आज के लिए बताएं सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे? कल 2450 के नीचे बंद होता है, स्पेशली जो आखिरी 10-15 मिनट का एक्शन था।
देखिए ज़रूर एक डाउनसाइड हमने कल बनते हुए देखी और एक मेजर सपोर्ट के नीचे कल बंदी आई है। दीपांशु, सपोर्ट जो था वो लगभग 2475 का था जो कि ब्रीच हुआ, उसके नीचे बंदी आई। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं। जो अगला सपोर्ट है वो 2400 के आसपास है, तो 2400 का लेवल अगर रिलायंस होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रेंज आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। 2400 से 2500 के बीच में कुछ वक्त रिलायंस बिता सकता है, तो हो सकता है कि थोड़ा और नीचे स्लिप करे, लेकिन 2400 के आसपास मुझे बड़ा सपोर्ट नजर आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज इस पर फोकस जरूरी रहेगा। उसके सामने पावर ग्रिड पर कल जबरदस्त मूव आई थी। लगभग हमारे सारे एक्सपर्ट्स डिफरेंट स्टेजेस पर इसको रेकमेंड भी कर चुके हैं। सुमित जी, आज के लिए पावर ग्रिड के इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स हैं? कल तो 250 तक पहुंच गया था, डेज हाई पर बंद भी हुआ कल। आज के लिए फॉलो ऑन एक्शन कैसा हो सकता है इसमें? दीपांशु, मुझे लगता है कि पावर ग्रिड के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉक के अंदर मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। कल एक अच्छा रिबाउंड था लोअर लेवल से, स्टॉक अभी भी यहां से और ऊपर का मूव दिखा सकता है। 250 का लेवल निकलने के बाद 254 से 255 तक का मूव पावर ग्रिड में ऊपर की तरफ ट्रेडिंग के लिहाज से इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाए अभी होल्ड कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 250 के बाद 255 तक का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। ओके, 250 के बाद 255 के मूव के लिए पावर ग्रिड तैयार हो रहा है। कल तो जबरदस्त मोमेंटम में था ही। एलएनटी पर भी एक अच्छी मूव आई थी। हिमांशु जी, आज के लिए एलएनटी पर एक बार राय दे सर अपनी। डीप स्टॉक लगातार एक अप ट्रेंड में है। हालांकि ब्रेकअवे मूव्स इस लेवल पे देखने को नहीं मिल रहे। स्लोली स्टेडीली एक अपसाइड देखने को मिलता है। 2 दिनों की गिरावट के बाद कल एक अच्छी खरीदारी लौटते हुए स्टॉक में नजर आई। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पोजिशनल तेजी की पोजीशंस हैं वो डेफिनेटली होल्ड की जा सकती हैं। जब तक स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर 2650 रुपए के नीचे बंद नहीं होता, यहाँ पर डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए। खरीदारी के लिए 2680 2685 अच्छा एंट्री लेवल है, 2660 के स्टॉप लॉस के साथ। आज के लिए मुझे लगता है 2725 2730 तक का मूव एलएनटी में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एलएनटी भी आज आपके रेडार पर रहना चाहिए। बीपीसीएल, इस पर कल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई थी। आज भी थोड़ा फॉलो ऑन एक्शन एक्सपेक्टेड है इस चार्ट के लिए। कुणाल शाह साहब, एक बार बीपीसीएल पर अपनी राय दें सर। आई थिंक कि ऑल मार्केटिंग जो स्पेस है वही काफी अट्रैक्टिव लग रही है, फिर वो बीपीसीएल हो एचपीसीएल हो। आई थिंक करंट लेवल से एक अच्छा खासा सपोर्ट या बेस फॉर्मेशन लोअर एंड पे दिख रहा है। जो हमने रैली देखी थी रिसेंट टाइम्स में, उसका हमें एक अच्छा खासा करेक्शन मिला है और एक पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख सकता है करंट लेवल से। तो जहां तक बीपीसीएल की बात है, स्टॉक में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 356 357। हमने कल जो क्लोजिंग दी थी वो 355 है। सो अगर आज स्टॉक ऊपर ओपन होता है 356 57 के ऊपर और फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स के ऊपर सस्टेन करता है, तो आप लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका डाउन साइड पे 350 का। अपसाइड पे जो मैं फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो है 366 का और सेकंड टारगेट है 372 का। ओके, तो ये है बीपीसीएल, जहां पर कल बढ़िया एक्शन देखने को मिला ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर। आज फिर से खरीदारी करने का मौका बन सकता है आपके लिए। कुणाल शाह साहब की राय।